महान स्वतंत्रता सेनानी श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस टिहरी में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। विधायक समेत कई नेता रहे टिहरी जेल में मौजूद। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तारीफ। कहा उनका जीवन रहा संघर्षपूर्ण। राष्ट्रपति पद के लिए उनका पहुंचना देश के लिए गौरव की बात है। 2025 तक विकसित राज्यों की कतार में खड़ा होगा उत्तराखंड। सीएम धामी ने पीएम मोदी के सामने रखा विकास का एजेंडा। दिल्ली प्रवास पर है मुख्यमंत्री धामी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साधा राज्य सरकार पर निशाना। कहा राज्य में चरम पर है अवैध खनन। कोऑपरेटिव में भर्ती घोटाले पर भी चुप सरकार। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां देश की प्रथम आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति शपथ को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही शुभ दिन है, जब देश के इस वर्ग से एक महिला सर्वोच्च पद पर आसीन हुई हैं। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। उनका राष्ट्रपति के पद पर पहुंचना देश के लिए गौरव की बात है। आज यह ऐतिहासिक क्षण है। देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि बहुत पिछड़ा आदिवासी है, उस समाज से एक ऐसी जीवट महिला जिसने अपने जीवन में, जिसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, उसने राष्ट्रपति पद सुशोभित किया है। ये भारत देश के लोकतंत्र के लिए आज का दिन गौरव का दिन है। तो देश की प्रथम आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति शपथ को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही शुभ दिन है, जब देश के इस वर्ग से एक महिला सर्वोच्च पद पर आसीन हुई है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। उनका राष्ट्रपति के पद पर पहुंचना देश के लिए गौरव की बात है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि खनन का अवैध कारोबार चरम पर है, लेकिन इस पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। कोऑपरेटिव भर्ती घोटाले की तरफ भी करण माहरा ने ध्यान आकर्षित किया। करण माहरा ने कहा कि इस विषय को त्रिवेंद्र रावत के कार्यकाल में विधानसभा में उठाया गया था। इस विषय को लेकर सचिवालय के गेट पर धरना भी दिया गया था, जिसमें विभाग के अधिकारियों ने स्वीकार किया था कि हमारे विभाग में बैंक डोर से एंट्री कराकर नियुक्ति दी गई थी। इसकी निष्पक्ष जांच सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री जब तक बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। तो तमाम आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि खनन का अवैध कारोबार चरम पर है, लेकिन इस पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। कोऑपरेटिव भर्ती घोटाले की तरफ भी करण माहरा ने ध्यान आकर्षित किया। करण माहरा ने कहा कि इस विषय को त्रिवेंद्र रावत के कार्यकाल में विधानसभा में उठाया गया था। इस विषय को लेकर सचिवालय के गेट पर धरना भी दिया गया था, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसमें विभाग के अधिकारियों ने स्वीकार किया था कि हमारे विभाग में बैंक डोर से एंट्री सरकार नियुक्ति दी गई है और एंट्री कराकर इस तरीके से नियुक्ति दी गई। इसकी निष्पक्ष जांच सरकार को करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री जब तक बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। घोटाले की जांच हम लगातार कर रहे थे और हमने परसों प्रदर्शन भी इसमें किया कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा होगा। और उसके बाद एसटीएफ ने तुरंत कार्रवाई करके 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मैं उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं एसटीएफ को, लेकिन ये जांच यहीं नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि छोटे कर्मचारी पकड़े गए हैं और कोई भी छोटा कर्मचारी बिना किसी बड़े अधिकारी या किसी बड़े नेता की शय के ये नहीं कर सकता। जब तक हाथ उन तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक उनकी गिरफ्तारी की तैयारी नहीं होगी, तब तक इस जांच को मैं अधूरा मानता हूं।
चंपावत के कमांडेंट प्रमोद देवरानी के दिशा निर्देश पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने एसएसबी परिसर से लेकर चंपावत बस स्टैंड तक जागरूकता रैली निकाली। रैली में जवानों ने देशभक्ति के नारे लगाए और क्षेत्रवासियों को संदेश दिया कि वे अपने घरों में सम्मान के साथ तिरंगा फहराएं। इस दौरान कमांडेंट देवरानी ने बताया कि जिले के हर क्षेत्र में 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। सावन का पवित्र माह चल रहा है और आज सावन का दूसरा सोमवार है। वहीं लोहाघाट के लोहावती नदी के किनारे बने प्रसिद्ध ऋषेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्त शिवालयों में भगवान भोले का जल अभिषेक करने के लिए घंटों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बीते 2 सालों के बाद कोरोना पाबंदी हटने के बाद मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है। दूर दूर से भक्त महादेव के दर्शन करने और जल अभिषेक करने मंदिरों में आ रहे हैं और सुख शांति की कामना कर रहे हैं। विशेष माना गया है क्योंकि इस समय जो है भगवान विष्णु सेज सैया में आराम करते हैं, भगवान सो जाते हैं और भगवान शिव जो है जागृत अवस्था में है। सावन का पवित्र माह जो है भगवान शिव का अपना महीना है। सावन, कार्तिक, माघ और बैसाख इन 4 महीनों में भगवान शंकर की पूजा विशेष करके की जाती है। सावन मास के पहले सोमवार में आज यहाँ लोहाघाट के ऋषेश्वर महादेव मंदिर में सभी दर्शनार्थी जो हैं जल चढ़ाने के लिए बेलपत्र और पूजन कर रहे हैं, पाठ करा रहे हैं। सभी लोग, सभी भक्तजनों, सबके लिए भगवान भोले से प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग भी कि सबके घरों में मंगल हो, आनंद हो। भगवान भोले शंकर की ऐसी मान्यता है कि अगर शिवलिंग में सोमवार के दिन कोई रुद्राभिषेक करवाता है, दूध से, जल से, दही से, घी से, शहद से, पंचामृत से अगर कोई अभिषेक कराता है, उसकी नाना प्रकार की जितनी कामनाएं हैं सारी कामनाएं उसकी पूर्ण होती हैं। विशेष करके अगर पुत्र प्राप्ति के लिए कोई इस भगवान शिव को अभिषेक करे तो गाय के दूध से अभिषेक करे। विद्या की प्राप्ति के लिए जो है मीठे गन्ने के रस से और चीनी वाले दूध से करें और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करें। चंपावत के टनकपुर जौल जीवी रोड पर पहाड़ी से अचानक गिरे बोल्डर से बचने के लिए स्कूटी सवार 2 युवक नदी में जा गिरे। इस दौरान हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों और पुलिस के जवानों ने दोनों युवकों का रेस्क्यू किया और उन्हें टनकपुर चिकित्सालय पहुंचाया गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। बता दें कि मृतक युवक पूर्णागिरी मंदिर के पुजारी का पुत्र था। युवक की मौत पर स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है। लाया गया था, थोड़ी देर बाद दूसरे को भी लेके आया। उसमें जो एक पहले जो आया वो संजय तिवारी, वो तो ठीक है, उनको तो मैनेजमेंट करके उनको वो हायर सेंटर भेजे, लेकिन जो दूसरे वाले लाए गए योगेश पांडे, उनकी डेथ हो चुकी थी। और देखने पे प्रथम दृष्टिया यही लग रहा था, चूँकि सिर में चोट काफ़ी ज़्यादा लगी थी, कि वो हेड इंजरी से प्रतीत। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकल्प रहित संकल्प का मंत्र लेकर निरंतर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक होने के सपने को साकार करने के लिए दृष्टिपत्र तैयार किया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने राज्यपाल को उत्तराखंड में संचालित कृषि एवं उद्यान योजनाओं की जानकारी दी और विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान दोनों के बीच सैनिक कल्याण और ग्राम विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। तो राज्यपाल से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुलाकात की। कई विषयों पर इस दौरान चर्चा की गई। तो राज्य में संचालित कृषि एवं उद्यान योजनाओं की जानकारी इस दौरान दी गई।
देहरादून की विधानसभा अध्यक्ष के यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर तीज का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला विधायकों, आईएएस, आईपीएस अधिकारियों, मंत्रीगणों की पत्नियां उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ कलाकारों द्वारा गढ़ वंदना के साथ किया गया। साथ ही थड़िया, चौपाल, झुमेलो, छपेली की प्रस्तुति भी दी गई। वहीं उपस्थित महिलाओं द्वारा सावन के झूले का आनंद भी लिया गया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का पर्व है। हमारे सभी पर्व और त्योहार प्रकृति से मानव के गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। उत्तराखंड में संस्कृति में तीज त्योहारों का विशेष महत्व रहा है। हमारी परंपरा में तीज त्योहारों का बहुत बड़ा महत्व है और बहुत ही मतलब इसमें जो है खासकर इन त्योहारों में एक दूसरे से मिलना जुलना करते हैं, कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं और बहुत ही खुशी मनाने का जो है हमारा क्योंकि बहुत ही कम समय मिलता है और इस तरह के त्यौहार होते रहने चाहिए और जो है मैं पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हम लोगों को विशेषकर ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग जब त्योहारों को मनाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी, हमारे बच्चे भी हमसे जो है सीखेंगे और आगे जो है इसको इसी प्रकार से मनाते रहेंगे। ये त्यौहार तो एक तरह से प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। जब हम लोग का वर्षा की ऋतु शुरू होती है तब तीज का त्यौहार मनाया जाता है और ये उत्तराखंड के साथ ही शेष जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर भी मनाया जाता है। सावन में जैसे झूले पड़ते हैं और महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय त्यौहार है और एक तरह से ये धरती की खुशहाली का प्रतीक भी है तीज का त्यौहार। तो इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी प्रथम महिला स्पीकर रितु खंजूरी मैम को कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन अपने घर पे किया और सभी महिलाओं को यहाँ एकजुट किया और एक तरह से महिला सशक्तिकरण का भी एक प्रतीक उन्होंने बना दिया इसको यहाँ पे और हम सब मिलके यहाँ पर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। यही मेरा विश्वास है। लोगों ने तीज का एक त्यौहार सोचा कि बच्चों मतलब जानकारी होनी चाहिए। ये त्यौहार बहुत आवश्यक है क्योंकि जैसे आपने कहा संस्कृति बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। बहुत सी अच्छी चीज़ें इन त्योहारों के पीछे छुपी हैं, उनको हमें समझना चाहिए और इसलिए आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है। सावन का दूसरा सोमवार आज है, यानी शिव भक्तों के लिए सबसे अच्छा दिन। मान्यता के अनुसार शिव को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए इस दिन शिव की भक्ति और उनका जल अभिषेक करने पर शिव की अपार कृपा मिलती है। ये भी माना जाता है कि शिव सावन के पूरे महीने अपने ससुराल दक्ष प्रजापति मंदिर कनखल में ही निवास कर यहीं से सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं। हरिद्वार के शिव मंदिरों में भोले शिव का जल अभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पौड़ी गढ़वाल के पोखाल क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब की तस्करी की सूचना कोटद्वार तहसील को मिल रही थी, जिसके बाद तहसीलदार ने पोखाल क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया, जहां एक बंद पड़ी दुकान में काफी मात्रा में अवैध शराब मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब को जब्त किया गया। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। आज जब हम क्षेत्र भ्रमण में पोखाल क्षेत्र में गए हुए थे, काफ़ी समय से वहाँ पे शिकायतें आ रही थी कि अवैध शराब की वहाँ पे तस्करी की जा रही है और अवैध शराब वहाँ पे बिक्री की जा रही है। तो उस संबंध में स्थानीय सूचना प्राप्त होते ही हम मौके पे गए। तो मौके पे वहाँ पे एक जो दुकान थी, दुकान के अंदर ताला लगा हुआ था, उसके अंदर कुछ माल हमें बरामद हुआ है, जिसमें जब वहाँ अंदर खोला गया तो मात्रा उसकी काफ़ी अधिक थी, जिसपे हमने उसको कब्जे में ले लिया है और अग्रिम कार्रवाई हम कर रहे हैं।
मंत्री सतपाल महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह की पहल पर प्रदेश में पंचायतों को सशक्त करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रदेश की पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम कृत संकल्पित हैं। वहीं पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की केंद्रीय योजना ग्राम स्वराज अभियान के तहत वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड को 135 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। पंचायतों को सशक्त करने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और गरीबी मुक्त एवं सुदृढ़ आजीविका युक्त गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव, हरित एवं स्वच्छ गांव, आत्मनिर्भर गांव और उन्नत गांव सहित संपूर्ण विषयों को लेकर प्रदेश की पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कृत संकल्पित हैं। हमने पंचायतों में विभिन्न योजनाओं को संचालित करने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी से अपेक्षा जो हम लोगों ने की है, उनसे हमने कुछ धनराशि का अनुरोध किया था और हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपेक्षा के अनुरूप धनराशि उपलब्ध करवा दी है। तो लगभग 135 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। देहरादून से खबर है, जहां गंगा में जा रही गंदगी पर एनजीटी सख्त हो गया है। गंगा में अभी भी आपको बता दें 50% गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। एनजीटी अध्यक्ष ने एनजीटी से तुरंत कार्रवाई करने की मांग उठाई है। गंगा का पानी नहाने और साफ सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये एनजीटी ने कहा है और अब सख्त रवैया अपनाते हुए एनजीटी यहां पर नजर आ रहा है। एनजीटी आपको बता दें 14 अक्टूबर को गंगा के मामले में सुनवाई करेगा। इस बैठक में रिपोर्ट की समीक्षा भी की जाएगी। रिपोर्ट इस बैठक में पेश की जाएगी और रिपोर्ट के बाद इस पूरे मामले को लेकर फैसला लिया जाएगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं प्रदूषण भी काफी गंगा नदी में बढ़ रहा है और गंदगी भी फैल रही है, ऐसे में एनजीटी ने सख्त रवैया अपनाया है। क्या लग रहा है, क्या दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, रोकथाम के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? देखिए, एनजीटी पहले से ही गंगा को लेकर बहुत ज्यादा सख्त रवैया अपनाता आया है और जिस तरीके से अब एनजीटी ने यहाँ पर जो एनजीसी है उसको लेकर एक कड़ा रुख अपनाते हुए उनको 14 अक्टूबर तक रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात कही है। मैं आपको बता दूं कि चाहे गंगा गौमुख से लेकर गंगा सागर तक जहाँ से नदी का उद्गम होता है और जहाँ पर नदी समुद्र में यहाँ पर मिलती है, लगातार कई जगह ऐसी नदी है जहाँ पर ये गंगा प्रदूषित हो रही है। सीवरेज के पानी से लेकर जो नालियों का जो गंदा पानी का जो रिसाव होता है वो गंगा में जाकर मिलता है और एनजीटी ने साफ तौर पर एनजीसी से ये कहा है कि गंगा का जो पानी है वो नहाने के अलावा जो आचमन होता है, यानी जो धार्मिक अनुष्ठान हमारे हिंदू धर्म में रीति रिवाजों के मुताबिक किया जाता है, उस गंगा का आचमन हम करते हैं या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में गंगा के जल का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे पूजा के रूप में करें या फिर अन्य रूपों में करें। और इसको लेकर लगातार पहले भी एनजीटी तमाम सरकारों को ये कहता आया है, लगातार समय समय पर नोटिस भी यहाँ पर भेजे जा चुके हैं जितने भी उद्योग बड़े बड़े उद्योग हैं। लेकिन जिस तरीके से गंगा लगातार प्रदूषित हो रही है, उत्तराखंड में जहाँ से उद्गम है यहाँ पर भी गंगा लगातार हर कस्बा आप देख लीजिए, भले ही सीवरेज का ट्रीटमेंट यहाँ पर किया गया हो लेकिन अंततः कहीं ना कहीं गंदगी नदियों में रिसती है। तो इसको लेकर अब बहुत ज्यादा सख्ती यहाँ पर बरती जा रही है और अब एनजीसी को सख्त निर्देश दिए हैं कि एनजीसी के जितने भी सदस्य हैं तमाम इस पूरे मामले में यहाँ पर एक रिपोर्ट का गठन यहाँ पर किया जाए और 14 तारीख को जब ये बैठक दोबारा यहाँ पर एनजीटी आहूत करेगा तो उस रिपोर्ट को वहाँ पर सार्वजनिक किया जाएगा और जो भी यहाँ पर जो समस्याएं हैं या फिर जो निर्देश यहाँ पर एनजीटी द्वारा दिए गए हैं उस दिन उन तमाम चीजों को लेकर ये बैठक होगी। उसके अलावा एनजीटी ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जितने भी निर्देश एनजीटी द्वारा दिए गए हैं एनजीसी को, तो एनजीसी को उन तमाम निर्देशों को मानना भी होगा और जो लोग जो उद्योग नदी में जो गंदगी फैलाते हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान के लिए भी निर्देशित किया गया। बिल्कुल कैलाश, ये जो रिपोर्ट पेश की जाएगी इस रिपोर्ट में किन बातों का जिक्र किया जाएगा?
देखिए, जो रिपोर्ट यहाँ पर पेश होगी, जाहिर तौर पर वो रिपोर्ट इसीलिए यहाँ पर पेश की जाएगी और उस रिपोर्ट में यही बिंदुवार क्रम संख्या में इन पॉइंट्स को रखा जाएगा कि कहाँ कहाँ पर जो गंगा है प्रदूषित हो रही है। एनजीटी ने जो पहले जो कदम उठाए थे, क्या उन कदमों का यहाँ पर जो निर्देश है, क्या उन निर्देशों का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। गौमुख से लेकर गंगा सागर तक ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर निर्देश दिया था एनजीटी ने, लेकिन उनका पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में करें तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया था जहां पर साफ तौर पर यह कहा गया था कि वहां नदी के जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे प्लांटेशन वहां पर किया जाएगा ताकि जो भू कटाव एक तो कम हो सके और दूसरा जो गंदगी है, गंदगी नदियों में न जाए। और इसको लेकर कई ऐसे जो नदी नाले हैं, हरिद्वार की मैं बात करूं, ऋषिकेश की बात करूं, तो कई ऐसी जगह है जहां पर गंदा जो पानी होता है नालियों का वो जाता है। सीवरेज का बड़े बड़े जो नाले हैं उनका पानी हरिद्वार में गंगा में मिलता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर पहले भी निर्देश दिए जा चुके हैं और हम समझते हैं कि जिस दिन ये बैठक होगी, कैलाश, यहाँ पर एनजीटी तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, आपको नहीं लगता कि लोगों को भी खुद जागरूक होने की जरूरत है? उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बन जाती है कि गंगा नदी को किस तरीके से स्वच्छ रखें। बिल्कुल, देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है और जाहिर तौर पर ये सिर्फ एनजीटी की जिम्मेदारी नहीं है, ना ही एनजीसी की ये पूर्ण जिम्मेदारी है, बल्कि हाँ, जो भागीदारी है लोगों की वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गंगा पूरे देश के लिए एक पवित्र नदी है और गंगा सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी है पूरे देश की और एक आस्था का केंद्र भी गंगा है। तो जाहिर तौर पर अगर लोग खुद से जागरूक होंगे, लोग, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब भी घर के जो पूजा का जो सामान जो होता है जो खराब हो जाता है या फिर जो मूर्तियां खराब हो जाती हैं, उन मूर्तियों का विसर्जन गंगा में कर दिया जाता है। पूजा का जो सामान होता है उसको प्लास्टिक के साथ आप गंगा में फेंक देते हैं, या फिर जो अंतिम संस्कार होता है तो उसकी जो शव का जो अर्धजलीय जो टुकड़े होते हैं उनको भी गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर लोगों को जागरूक होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हाँ, धार्मिक अनुष्ठान की जो चीजें हैं उनको अगर आप गंगा में न डालकर किसी गड्ढे में आप दबा दें तो हम समझते हैं कि गंगा का एक बहुत बड़ा जो प्रदूषित जो गंगा हो रही है उस पर यहाँ पर बच पाएगी गंगा। और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों को जागरूक होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब गंगा का पानी, जिस आचमन की हम बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि गंगा में इतनी क्वालिटी नहीं रह जाएगी इसके पानी में कि उसके जल को हम आचमन कर सके। क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि गंगा जल, अमूमन जो गंगा का जल होता है उसको जब हम जैलन में लेकर आते हैं हरिद्वार से या ऋषिकेश से, तो उस जल में कीड़ा नहीं लगता है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि अगर यही आलम रहा, इस तरह के किसी गंदगी अगर फैलती रही गंगा में या फिर गंगा प्रदूषित होती रही, तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में गंगा के पानी की जो क्वालिटी है उसमें बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कैलाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सशक्त भू कानून लाने की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। इसी को लेकर युवाओं ने भू कानून के नारों के बीच एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की है। युवाओं ने कहा कि भूमाफिया, नौकरशाह और राजनेताओं के गठजोड़ ने पहाड़ को वीरान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश के पहाड़ी जिलों से लगातार पलायन हो रहा है और भूमाफिया उन जमीनों पर खुर्द बुर्द करने में जुटे हुए हैं, जिसका खामियाजा उत्तराखंड के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। युवाओं ने भूमाफियाओं पर अंकुश लगाने और धामी सरकार से सशक्त भू कानून लागू करने की मांग की है। सर, हम कई वर्षों से भू कानून को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी क्षेत्रीय हमारे जितने भी पहाड़ों से लोग हैं वो यहाँ पे इस आंदोलन में आ रहे हैं। उनकी बस यही है कि मांग है कि उत्तराखंड में भी हिमाचल की तर्ज में सशक्त भू कानून लगे। लेकिन अभी बीच में चुनाव का समय था, तो उसमें चुनाव के समय में फिर लोगों ने क्या है कि यार मुख्यमंत्री जी आए हैं, अभी दोबारा उन्होंने कमेटी बनाई है, लेकिन वो कमेटी अभी तक उसने क्या नियम आए उसमें क्या उनने आगे फॉरवर्ड किया वो हमें भी नहीं पता। मतलब मैं तो ये चाहते हैं कि कमेटी जो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपे और उसको सार्वजनिक करे कि आपने क्या कर रखा है। मुख्यमंत्री जी से लेकर तमाम जितने मंत्री हैं सभी लोगों को ज्ञापन भी दे चुके हैं और सभी लोगों ने कहा था कि ये जल्द से लागू करेंगे, लेकिन अभी तक हमें केवल आश्वासन मिला है। भू कानून की जो आवाज़ यहाँ पर लगातार पूरे प्रदेश के वासियों द्वारा उठाई जा रही है, उसमें केंद्र सरकार पूरी तरीके से बहरी हो चुकी है, राज्य की सरकार पूरी तरीके से बहरी हो चुकी है। और ये भू कानून के जो नियमों में परिवर्तन करा गया है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलीभगत द्वारा किया गया है, अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुँचाने के लिए। अपने उद्योगपति मित्रों को उत्तराखंड में जो क्रीम लैंड्स हैं उनको वो दिलवाने के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ये भू कानून में परिवर्तन किया गया है। आप देखिए कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि पहाड़ों में पलायन की आज सबसे बड़ी समस्या पलायन है।
और उसके बावजूद भी ये राज्य सरकार इस पर बिल्कुल भी विचार करने को तैयार नहीं है। जब तक ये भूमाफियाओं को रोका नहीं जाएगा तो पहाड़ का पलायन नहीं रुक सकता है। आज पहाड़ों में लगभग कम से कम 70% ज़मीनें बिक चुकी हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोगों ने पलायन कर दिया है। तो जब तक हमारा ये प्रॉपर्टी जो लोग बाहर के लोगों को बेच रहे हैं, अगर ये प्रॉपर्टी पे हम रोक नहीं लगाएंगे तब तक ये क्या कहते हैं यहाँ पे पहाड़ों का पलायन रुकना बड़ा मुश्किल है। और मैं आपके माध्यम से भी ये हमारी उत्तराखंड सरकार और प्रदेश सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड ये देवभूमि के लिए सशक्त भू कानून लाना बहुत ज़रूरी है, तभी यहाँ पहाड़ों का पलायन रुक सकता है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।